कक्षा 8वीं के तीसरे अध्याय चतुर्भुजों को समझना के दूसरे लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम प्रश्नावली 3.1 के पहले 4 सवाल हल करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने इस प्रश्नावली से पहले जो बेसिक पॉइंट्स हमें दिए हुए थे जिनका प्रयोग इस प्रश्नावली में हम करेंगे उन पर विस्तार से चर्चा की थी। तो आइए प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल हल करते हैं। यहाँ पर कुछ आकृतियां दी गई हैं, तो प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। पहला है साधारण वक्र। साधारण वक्र हमने ये पहले पढ़ा था कि साधारण वक्र क्या है, कि कोई भी वक्र यानी जब वो अपने आप को कहीं पे भी न काटे वो साधारण वक्र है। जैसे पहली आकृति है, ये साधारण वक्र है। इसकी भुजा आपस में जहाँ से शुरू हुई थी वहीं आकर मिल गई है और किसी और भुजा को नहीं काट रहा है। तो पहली आकृति क्या है? साधारण वक्र। तो यहाँ लिख लेंगे हम ए साधारण वक्र। साधारण वक्र पहली आकृति है। उसके बाद देखो दूसरी आकृति भी है, इसमें कहीं एक दूसरे को कोई भुजा नहीं काट रही, तो ये दूसरी आकृति भी क्या है? साधारण वक्र है। तीसरे में देखो कि पहले एक वक्र है, फिर उसके अंदर फिर एक और वक्र दिया हुआ है, तो ये साधारण वक्र नहीं है। इसी तरह चौथा भाग है जो ये भी भुजाएं आपस में काट रही हैं, तो ये भी साधारण वक्र नहीं है। पांचवा भाग देखो, ये साधारण वक्र है, इसकी कोई कर्व या भुजाएं आपस में नहीं काट रही। पांचवा भाग। छठा भी साधारण वक्र है और सातवां भी। आठवां साधारण वक्र नहीं है। ये देखो, ये दो ऊपर वृत्ताकार हिस्से दिए हुए हैं और बीच में ये एक और जो रेखाखंड है इनको काट रहा है, तो ये साधारण वक्र नहीं है। तो कौन कौन सी आकृति साधारण वक्र है? पहली, दूसरी, पांचवी, छठी, सातवीं। उसके बाद आता है दूसरा भाग साधारण बंद वक्र। अब इन्हीं को देखो कि पूरी जो सारी आकृतियां हैं सभी बंद वक्र है, पर इसके साथ हमें बताना साधारण। तो साधारण वक्र कौन से हैं? जो ये हमने अभी पहले भाग में निकाले हैं, तो यही क्या है? साधारण भी है और बंद वक्र भी है। तो यही आंसर बी भाग का भी है। तीसरा भाग बहुभुज। बहुभुज क्या होता है? जो केवल रेखाखंडों से ही बना होता है और आकृति कैसी होनी चाहिए? वो बंद आकृति होनी चाहिए। अब रेखाखंडों से कौन कौन सी आकृति बनी हुई है? पहली, दूसरी। अब ये चौथी आकृति में है तो रेखाखंड, पर ये एक दूसरे को काट रहे हैं, ये बहुभुज नहीं है। उसके बाद छठे भाग में कुछ हिस्सा रेखाखंड है, कुछ वक्र है, ये गोलाई के रूप में है। इसी तरह सातवें भाग में भी कुछ भाग रेखाखंड में है, कुछ भाग गोलाई के रूप में है, तो ये दोनों भी बहुभुज में शामिल नहीं होंगे। तो सिर्फ दो ही आकृति पहली और दूसरी बहुभुज में शामिल होगी। तो यानी बहुभुज है पहली आकृति और दूसरी आकृति। अब आइए डी भाग उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज क्या होता है? जिस बहुभुज के विकर्णों का कोई भी हिस्सा बाहर ना हो, वो क्या होता है? उत्तल बहुभुज। अब पहली आकृति हम देखें, अब इसके अगर हम विकर्ण मिलाते हैं, विकर्ण क्या है? आसन शीर्ष को छोड़कर फिर शीर्षों को मिलाते हैं तो वो क्या बनता है? विकर्ण। अब मान लो हमने इसको मिला दिया, क्योंकि ये दोनों आसन शीर्ष है तो अगला शीर्ष यही आएगा, इसको मिलाएंगे तो ये देखो पूरा विकर्ण इस बहुभुज से बाहर है। तो इसका मतलब ये तो उत्तल बहुभुज नहीं है। दूसरी आकृति, एक ये विकर्ण, दूसरा ये विकर्ण, दोनों क्या है? बहुभुज के अंदर ही है। तो इसका मतलब जो उत्तल बहुभुज है वो कौन सी आकृति है? नंबर 2।
बहुभुज सिर्फ ये दो ही थे, इनमें उत्तल बहुभुज कौन सा है? दूसरे वाला है। और अवतल बहुभुज यानी जिसके बहुभुज के विकर्ण का कुछ हिस्सा बहुभुज से बाहर उसके बहिर्भाग में हो, तो ये बहिर्भाग में है, तो इसका मतलब जो पहली आकृति है ये किस बहुभुज की है? अवतल बहुभुज की। तो ये पहला इसका आंसर है। आइए अब दूसरा सवाल हल करते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण है? यहाँ में 3 भाग दिए हुए हैं। पहला है एक उत्तल चतुर्भुज। इस चैप्टर में हम उत्तल चतुर्भुज के बारे में ही पढ़ेंगे। उत्तल चतुर्भुज अभी हमने इसकी परिभाषा भी अभी पढ़ी थी, यानी जिसके विकर्णों का भाग बहुभुज से बाहर ना हो। तो चतुर्भुज में भी उसके विकर्ण कहाँ होने चाहिए? उसके अंदर ही होने चाहिए। तो एक उत्तल चतुर्भुज, इसके क्या बताना है हमें? कितने विकर्ण हैं? हमने पिछले लेक्चर में बहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात की थी। क्या थी वो? यानी n भुजाओं वाले या n भुज वाले बहुभुज के अंतःकोणों का विकर्णों की संख्या क्या था इसका फार्मूला? n गुणा n-3/2। यहाँ n क्या है? भुजाएं। अब एक उत्तल चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 4, यानी ए भाग चतुर्भुज के विकर्णों की संख्या। एक उत्तल चतुर्भुज के विकर्णों की संख्या। तो n का मान कितना है हमारे पास? चतुर्भुज है तो 4, 4 गुणा 4 - 3/2। 4 में से 3 गए, 1/2। अब 2 और 4, 2 से भागो तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। कितना आ गया? आंसर आ गया 2। इसी तरह एक समषड्भुज क्या होता है? 6 भुजाओं वाला। एक समषड्भुज के विकर्णों की संख्या। तो n का मान यहाँ कितना है? वो हमारे पास 6। तो 6 गुणा 6 - 3/2। 6 में से 3 गई, 3/2। 2 से 6 को भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 तिये 6। 3 की 3 से गुणा करते, 3 तिये 9। तो एक समषड्भुज में कितने विकर्ण आ गए? 9। सी भाग है एक त्रिभुज में विकर्णों की संख्या। n का मान, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, तो n का मान कितना हो गया? 3। तो 3 गुणा 3 - 3/2। इस फार्मूले में हम n का मान रखेंगे। 3 गुणा 3 में से 3 गए, 0/2। 0 से गुणा भाग करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0, यानी 0 से गुणा करके 2 से भाग करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। तो त्रिभुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी? 0। इसी तरह अगर कोई और भुजाएं दे रखी हों, 7 भुजाएं हों, 10 भुजाएं हों, 20 भुजाएं, तो हम इसी फार्मूले में रख के और विकर्णों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। आइए अब तीसरा सवाल हल करते हैं। उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल क्या है? यदि चतुर्भुज उत्तल न हो तो क्या यह गुण लागू होगा? यानी उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल बताना है। एक चतुर्भुज के कोणों के अंतःकोणों का योग
क्या होता है हमें वो बताना है। तो ये भी हमने पिछले लेक्चर में इसका फार्मूला सीखा था। और हम ये भी जानते हैं कि चतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री। तो उत्तल चतुर्भुज के कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। अब हमें ये बताना है, यदि चतुर्भुज उत्तल न हो तो क्या होगा, अवतल। तो क्या यह गुण लागू होगा, क्या उसके भी यानी अवतल चतुर्भुज के कोणों का योग भी क्या 360 होगा। आइए हम इसको एक आकृति के माध्यम से सीखते हैं। यहाँ हमने एक अवतल चतुर्भुज की आकृति ले ली है। इसका नाम है चतुर्भुज का ABCD। ABCD इसका नाम है। इसके 4 कोण हैं, ABC और D। हम ये देखते हैं कि क्या इन चारों कोणों का योग भी 360 आता है। तो इसके लिए हम D यानी चांदी की सहायता से इन चारों कोणों को मापेंगे। अब देखते हैं, पहला B कोण मापते हैं। B कोण, ये B कोण। अब ये देखो B कोण, अब ये 0 की लाइन में चलेंगे हम इधर। तो ये कोण कितना आ रहा है, 30 से 2 डिग्री कम, तो यानी 28 डिग्री। तो कोण B कितने डिग्री का हो गया है, 28 डिग्री। इसी प्रकार हम कोण A को भी माप लेंगे। ये कोण कितने का डिग्री का आ रहा है, ये देखो, ये 80 से थोड़ा सा आगे है, तो यानी 81 डिग्री का कोण A 81 डिग्री। इसी तरह कोण D माप लेंगे। D कोण आया 33 डिग्री का। अब हमें कोण C मापना है। अब ये देखो कि जो ये कोण C है, ये कोण प्रतिवर्ती कोण है। प्रतिवर्ती यानी 180 से अधिक। अब 180 से अधिक हम D की सहायता से नहीं माप सकते, क्योंकि इसमें तो 180 तक ही माप सकते हैं हम। 180 तक ही इसके अंदर कोण होते हैं। तो अब इस कोण को कैसे मापें, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो BCD जो ये कोण बाहर की ओर बना हुआ है, हम पहले इसको माप लेंगे। और एक बिंदु के चारों ओर जो कोण होता है वो 360 का होता है। तो 360 में से हम ये बाहर का कोण घटा देंगे, तो हमें ये बिंदु C पर जो अंतः कोण है वो प्राप्त हो जाएगा। तो अब पहले हम BCD यानी बाह्य कोण को मापते हैं। ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 142 डिग्री। तो जो बाह्य कोण है ये कितना आ गया, 142 डिग्री। अब हम 360 में से 142 घटाएंगे, तो ये C बिंदु पर जो अंतः कोण बना हुआ है वो आ जाएगा। तो 360 में से 142 घटा देंगे, 10 में से 2 गई 8, 5 में से 4 गई 1, यहाँ 2 में से 3 में से 1 गया 2, तो कितना आ गया 218। तो ये कोण कितने का आ गया, 218 डिग्री। अब देखो हमने चारों कोण प्राप्त कर लिए हैं। क्या अब हम इन चारों कोणों का योग ज्ञात करेंगे, क्या वो 360 डिग्री आता है। तो चारों कोणों का योग, 1 और 8 9, 9 और 8 17, 17 और 3 20, 20 की 0 हासिल 2, 8 और 2 10 और 1 11, 11 और 3 14, 14 और 2 16, 16 का 6 हासिल 1, 2 और 1 3। ये देखो कितना आ गया, 360 डिग्री। यानी ये एक अवतल चतुर्भुज है और इसके भी चारों कोणों का योग 360 डिग्री ही आया है। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि जो नियम उत्तल चतुर्भुज पर लगता है वही नियम अवतल चतुर्भुज पर भी लगता है। कौन सा नियम, कोणों के योगफल का।
कोणों के योगफल का नियम उत्तल और अवतल दोनों चतुर्भुज पर लागू होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? हाँ, योगफल का जो नियम है वो अवतल चतुर्भुज पर भी लागू होता है। अवतल चतुर्भुज पर भी यह गुण लागू होता है। आइए अब हम चौथा सवाल हल करते हैं। चौथा सवाल, तालिका की जांच कीजिए, प्रत्येक आकृति को त्रिभुजों में बांटिए और कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ ये आकृति दे रखी है, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज और षटभुज, इनकी ये भुजाएं, फिर कोणों का योगफल। ऐसे ही हमने पिछले लेक्चर में बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल ज्ञात किया था। इसी तरह आकृति बनाकर त्रिभुजों में बांटकर वहाँ हमने यहाँ n भुजाओं वाले बहुभुज का फिर उसके अंतः कोणों के योगफल का फार्मूला ज्ञात किया था। इसी तरह ही अब यहाँ देखें कि ये क्या दिया हुआ कि प्रत्येक आकृति को त्रिभुजों में बांटिए और कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। यहाँ देखो बांटा हुआ है त्रिभुज, ये तो है ही एक त्रिभुज। चतुर्भुज, इसमें देखो चतुर्भुज में कितनी त्रिभुजें बन गई हैं? 2। एक त्रिभुज के कोणों का योग होता है 180, तो 2 का कितना होगा? 2 गुना 180। इसी तरह पंचभुज में 3 गुना 180, षटभुज में 4 त्रिभुजें बनी हुई है तो 4 गुना 180। अब 2 को क्या लिख के दिखाया? 4 माइनस 2, 3 को 5 माइनस 2, 4 को 6 माइनस 2। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि देखो 4 क्या है? चतुर्भुज की 4 भुजाएं हैं, तो 4 में से 2 घटा दिए। इसी तरह 5 पंचभुज की भुजाएं, तो 5 में से 2 घटा दिए। और इसी तरह षटभुज की 6 भुजाएं, तो 6 में से 2 घटा देंगे। यानी यहाँ हमने कौन सा नियम प्राप्त किया था कि n भुज है, n भुज, इसकी भुजाओं की संख्या क्या है? n। और फार्मूला क्या था? n। देखो भुजाओं से हर एक में क्या 2-2 कम हो रहा है, 2-2 कम है ना, तो यानी भुजाएं हमारे पास n है, तो n माइनस 2, n में से 2 कम कर देंगे, गुणा 180। सभी को 180 से गुणा किया। क्यों? क्योंकि n भुजाओं वाले बहुभुज में n माइनस 2 त्रिभुजें बनती हैं, इसलिए फिर उसके अंतः कोणों का योग ज्ञात करेंगे तो उसको 180 से गुणा कर देंगे। तो ये हमारा फार्मूला बन गया है। अब इसी फार्मूले का प्रयोग करके हम उस बहुभुज के कोणों का योग ज्ञात करेंगे जिसकी भुजाएं 7, 8, 10 और n दी हुई है। तो सबसे पहले लिखेंगे n भुजाओं वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योग, अंतः का मतलब आंतरिक कोण, अंतः कोणों का योग क्या हो? n माइनस 2 गुणा 180। अब भुजाएं कितनी दी हुई है? 7, तो यानी n का मान 7 है। सप्तभुज यानी 7 भुजाओं वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योग क्या होगा? n की जगह 7 लिखेंगे, तो 7 माइनस 2 गुणा 180। 7 में से 2 गए 5 गुणा 180। 180 को 5 से गुणा करेंगे, 18 पंजे 90, यानी 900 डिग्री आ जाएगा। अगला है 8 भुजाएं। 8 भुजाओं वाले बहुभुज के अंतः कोणों का क्या होगा? 8 माइनस 2 गुणा 180। कहने का मतलब जितनी भुजाएं दी हुई है उसमें से 2 घटा के उसको 180 से हमें गुणा करना है। तो 8 में से 2 गई 6 गुणा 180। 180 को 6 से गुणा करेंगे, यानी 18 छके 108, ये आ जाएगा 1080। उसके बाद 10 भुजाओं वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योग, n की जगह कितना है? 10,
10 माइनस 2 गुणा 180। 10 में से 2 गई 8 गुणा 180। अब 18 8 144 यानी यह आ जाएगा 1440 डिग्री। उसके बाद डी भाग क्या है, एन भुजाओं वाले बहुभुज के अंतःकोणों का योग क्या है, n माइनस 2 गुणा 180। इनके आगे लिख लेते हैं, ये ए भाग, ये बी, ये सी और ये हम क्या है, डी भाग। ये आंसर है। तो बच्चों इस लेक्चर में हमने प्रश्नावली 3.2 की प्रश्नावली 3.1 के पहले 4 सवाल हल किए हैं। अगर आपको इनमें से कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, इसे हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।